हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इतिहास के पुराने क्वेश्चनों को करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अंजीरा से, दम्मसदास से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, लेकिन जो वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर अतरंजी खेड़ा ऑप्शन में रहता है तो उसका आंसर सही अतरंजी खेड़ा माना जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। और ये सब है। चलिए, ये ठीक है। और ये देखते हैं, अगर सही ऑप्शन जैसे मैंने बताया, लौहरा देव भी हो जाएगा अगर लौहरा देव ऑप्शन में है तो। ये यूपी में पड़ता है, वह संत कबीरनगर जिले में। ठीक है, आगे आते हैं। और अगर इसके पहले की बात की जाए तो जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ पर है? कोल्डीवा, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेसिक युग भी कहा जाता है? तो पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग, ताम्रपाषाण युग। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? आपको पता है कि जो हड़प्पा के बर्तन हैं वो लाल रंग के हैं, लेकिन इस पर जो कलर हुआ है वो काले रंग का है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा लाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं। ये सब वही लिखा है, ठीक है। निचले हिस्से में ये काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आपको पता है कि इतिहास को काल के अनुसार भी बांटा जा सकता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आद्य काल में आती है, क्योंकि यहाँ पर लिखे मतलब प्राचीन लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे काल को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटें से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण पूछा तो इसका सही आंसर होगा पक्की ईंटों से बनी इमारत, जो कि मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगबा नदी के तट पर। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी पर है, हड़प्पन कालीन बंदरगाह है। ठीक है, इसे गोदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये फिर से आ गया वही रिपीट क्वेश्चन, लोथल में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, लोथल, कालीबंगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपको पता होगा, बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर सही होगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर कालीबंगा है, राजस्थान में। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है, जो कि अपन ऊपर भी देख चुके हैं। जबकि अपन लोथल, जो खंबात की खाड़ी में स्थित है, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बैनर्जी, मतलब राखलदास बैनर्जी, तो ये आपको पता है, ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। के एन दीक्षित, ये भी संबंधित है। और एस एस बस बी ए इसमें, तो बी ए इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार है, ना कि हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया।
और ये माधव स्वरूप बस हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। और के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेलिस्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि जो बी ए स्मिथ हैं वो भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। बोगचकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर जो बोगचकोई है इसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस वगैरह में भी आ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है पुरुषनी। तो इसका सही आंसर होगा पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर यह 10 राज युद्ध लड़ा गया था। पुरुषनी जो वर्तमान में रावी नदी के तट पर है, जिससे भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दोह, यदु, पुरु, तरवसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन, रावी नदी पर आपको पता है जो अभी करतारपुर कॉरिडोर है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, वो भी रावी नदी के तट पर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? तो इसका सही आंसर होगा 9वां मंडल। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूजबंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये फिर से रिपीट हुआ है। ये अपन ने अभी देखा था, ये 1997-98 में आया था और ये 1995 में आया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको पता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये उल्लेख है। इसके तीसरे मंडल में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा वैशेषिक। वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का दिया। योग अपने पतंजलि हो जाएंगे और सांख्य जो वो कपिल मुनि ने किया था। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी जो मोक्ष हुआ है या महापरिनिर्वाण बोलते हैं या फिर निर्वाण बोलते हैं जन्म ग्रंथ में, तो वो कहाँ हुआ है? पावापुरी में हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इनका जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशनों में भी यही तिथि दी है, जबकि महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो आप ये अपन ने बताया पावापुरी में हुई है। ठीक है। राजगिरी में क्या है? बहुत बड़ा बौद्ध मठ पड़ता है। सांची में क्या है? सांची में स्तूप है जो कि सभी स्तूपों में सबसे बेहतर और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ये सब वही लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जामाली था जो कि इनका दामाद था। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना और इसी का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था।
और उनका प्रथम शिष्य था। इन महावीर स्वामी के साथ विरोध होने के बाद इसने बहुतरवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। और इनके 12 गणधर में से एक ये था और 11 अन्य गणधर थे जिनके नाम ये हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व को जैनों का पूर्व ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन का इसी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ अंतिम नंद राजा के समय में शंभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र स्थान कहाँ पे दिया? सारनाथ, जो कि यहाँ पर धार्मिक स्तूप भी और ये बनारस के पास पड़ता है। इनको ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, अपने मत का आरंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने पंच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे ही 4 सत्य भी कहा जाते हैं। और पिटक हैं, जो 3 पिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष, तो ये कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि बौद्ध ने कहाँ कहाँ का दौरा किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, जो वर्तमान में कुशीनगर कहलाता है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बुद्ध ग्रंथ में इसे महान परिनिर्वाण कहा गया है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सबको पता है। बौद्ध से संबंधित जो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक तथा एक और कौन सा होता है? सुत्त पिटक। ठीक है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, तो ये दोनों धर्म में है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी दोनों धर्म में है। आत्मदमन, ये सिर्फ जैनों में है, बौद्ध में नहीं है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों धर्मों। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पहला ऑप्शन है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन है पंचम, चौथा ऑप्शन है षष्ठम। तो इसका आंसर चतुर्थ और पंचम दोनों हो सकता है, लेकिन विवादों के कारण आयोग ने इसका आंसर हटा दिया था। यहाँ इसने सी दे के रखा है। तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष कहाँ गया? एक मिनट। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने व उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में से 5वीं सीढ़ी का बताया गया है। पीढ़ी का तथ्यों में विवाद होने के कारण आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, तांत्रिकों ने, जैनों ने। तो इसका आंसर सही होगा आजीविकों ने, जो कि बिहार में ही पड़ती हैं ये गुफाएं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैनों का संरक्षक था और उसने समाधि पूर्वक मरण कर्नाटक में लिया था। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक के ये कौन थे? मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है। ये बोलते हैं कर्म के अनुसार करने से कुछ नहीं होता है, जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं वही होगा, इसलिए ये नियतिवाद को मानते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा उदयन, जो कि कौन था? मौर्य वंश से संबंधित अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उदयन द्वारा। हर्यक वंशी शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, उसका सही आंसर होगा उदयन। ये देख लीजिए कितने बार रिपीट हो चुका है, 2008 में, 2003-4 में, 2000 में। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदी, वही सब जो अपन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवी, और महावीर स्वामी की माता इसी गणराज्य से संबंधित थीं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्धकाल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ये राजगृह है, गिरिब्रिज है। आपको पता होगा कि यहाँ पर ही गिलास ब्रिज भी स्थित है। ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था, जो कि ऊपर भी अपन ने देखा है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है। सैंडो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोगेट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंडोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को तो ये जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि इसने अशोक के शिलालेखों को भी इसी ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सहेली अनुसूतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त
लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। ये देखिए कितने बार ये रिपीट होता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यहाँ भी देखना बीपीएससी में भी कितने बार रिपीट हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरयाकश, अनोसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगस्थनीज था। ये देखिए 2015 में था, वो 2005 में रिपीट हुआ था। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ थी, जिसमें 5-5 सदस्य थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। विक्रय कर कितना था? मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज दूत था तो इस किसका था? सेल्यूकस का था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, और इसने मौर्य दरबार के बारे में बताया है, चूँकि यहाँ पर 2 से अधिक साल तक मौर्य दरबार में रुका था और यहीं पर इसने अपने इंडिया नामक ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और इसने शुंग वंश की स्थापना की। जो कालिदास द्वारा मालबाग रचित मालवाग्निमित्रम है, वो इनके बाद वाले राजा अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लोक भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। यह भी ध्यान रखना कि इसमें स्कंदगुप्त के और अशोक के भी 2 लेख उल्लिखित हैं। ठीक है, यह अभिलेख अब तक संस्कृत लेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका सही आंसर होगा खारवेल, जो कि उड़ीसा का था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से। महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश बोलते हैं, तो इसके 2 ऑप्शन हैं, आगे देखते हैं। सातवाहन वंश से, रट बोजक वंश से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जो महामेघवाहन वंश है इसी को चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया है, ये कौन थे? स्कंदगुप्त थे। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया। किस प्रकार की भूमि को
अपृहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो ये शायद ये होना चाहिए, देखते हैं, यही है। बिना जोती हुई भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा कब की? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री शुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ठीक है, 515 से 500 ईस्वी में आया था शुंग युंग। जबकि हर्षवर्धन जो था, जो ह्वेनसांग था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जो फायान था वो 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और जो इत्सिंग था वो ह्वेनसांग के बाद आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत यात्रा की? तो अभी बताया, ह्वेनसांग ने। हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की सर्वोच्च प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लगा जिसे CU कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में आ चुका है, UPPSS, MPPSS वगैरह में। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ये क्या है? राज तरंगड़ी, जो कश्मीर के ऊपर लिखी गई है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। और रचना क्या हो सकती है? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, अष्टघोष के बुद्ध चरित्र हैं, और भी आगे आते चलेंगे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सबको पता ही होगा, ये बिहार राज्य में है। इसकी स्थापना किसकी थी? अभी देख लेते हैं। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसे उदनापुर भी कहा जाता है। बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, जबकि कुमारगुप्त ने नालंदा की थी, और धर्मपाल ने किसकी थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। आगे के क्वेश्चन भी हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको BPSC के पहले पूरे प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरह से कम समय में किए जाएंगे। धन्यवाद।